हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे परख प्रोग्राम का टेस्ट नंबर 5 था। तो जल्दी से हम इसको क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे। सबसे पहले था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में लिखने थे। तो पहला था ओरछा दुर्ग, दूसरा था मंडला का किला, तीसरा था चतुर्भुज मंदिर। देखिए ओरछा दुर्ग जो है वो बुंदेलाओं ने बनवाया था, ठीक है ना। और आप जब बुंदेला वंश कोर्स में नहीं डला था तब भी आप ओरछा दुर्ग को पढ़ते होंगे, ओरछा दुर्ग, ठीक है ना। आपने प्री में ही पढ़ा होगा ओरछा दुर्ग कहाँ पे है। मंडला किला भी आपने पढ़ा होगा, चतुर्भुज मंदिर जो है ओरछा का भी, ये भी आपने पढ़ा होगा। क्योंकि अब वंश डल गए हैं तो वंश के हिसाब से हम लोगों ने कर दिया कि भाई ठीक है ना। लेकिन हम पढ़ते तो थे ही, वंश के पहले भी पढ़ते थे इन सब चीज़ों को। फिर हम देखते हैं, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है महाराजा छत्रसाल पर टिप्पणी। महाराजा छत्रसाल को आपने बिना वंश, जब वंश हेडिंग नहीं डली थी, बुंदेला वंश हेडिंग नहीं डली तब भी आपने पढ़ा होगा महाराजा छत्रसाल को। बहुत प्रतापी राजा हुए हैं ये बुंदेलखंड के। रानी दुर्गावती को भी आपने पढ़ा होगा पिछली बार। और फिर 11 मार्क का क्वेश्चन जो 2 शब्दों में मैंने लिखा है, 2 शब्दों में आपको दिया है, वो है गोंड वंश पर टिप्पणी लिखना है इसमें, ठीक है ना। गोंड वंश पर हमें क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। इन सारे क्वेश्चनों को आपको 25 मिनट में करना था। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जो लोग भी ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है ना, ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 25 मिनट के अंदर कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आपको कोशिश यही करनी है 25 मिनट, आगे जाके ये टाइम आपके लिए 18 मिनट कर दिया जाएगा। तो आपको 18 मिनट के अंदर अंदर करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है, आपको पूरे कोर्स को पढ़ना है, ठीक है। आप पूरा कोर्स पढ़िएगा, आपके पास जो भी एमपी की बुक रखी है उस एमपी की बुक से पढ़िएगा। देखिए चीज़ें कहीं और से नहीं आती हैं, चीज़ें यहीं से हैं, सब वही चीज़ें हैं, उनको आपको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। जो लोग नोट्स परचेज़ किए हैं उनको सब एडजस्ट करा मिलेगा नोट्स में। बाकी जो लोग अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, अदर जगह से पढ़ते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इन चीज़ों को एडजस्ट करना है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आंसर टिप्स भी दे रहा हूँ, आंसर राइटिंग भी करा रहा हूँ, ठीक है ना। आंसर राइटिंग की टिप्स भी दे रहा हूँ और आंसर ड्राफ्टिंग वाले नोट दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारा परख प्रोग्राम की। जो टेस्ट नंबर 5 था उसके आंसर को देखते हैं हम सबसे पहले। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन था हमारा ओरछा दुर्ग। ओरछा दुर्ग को 3 मार्कर में लिखना था। मैं कॉपी देख रहा था, कई लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, आप लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और आप लोग धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो रही है। तो ओरछा दुर्ग जो लिखा ही है, ओरछा दुर्ग उसने पूछा, ओरछा दुर्ग क्वेश्चन में लिखा है। तो अब हमें ये नहीं बताना है कि ओरछा एक किला था या उसका इंट्रो में, ऐसा नहीं बताना है। इन क्वेश्चनों को देखिए हम इस प्रकार से करते हैं। जैसे मैं बता दूंगा सबसे पहले इसका क्या निर्माण, राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। किसी किताब में राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला लिखा है, किसी किताब में वीर सिंह देव बुंदेला भी लिखा है। तो जो राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला थे, इन्होंने क्या किया था, इसकी नींव रखी थी, ठीक ना। फिर ये पूरा नहीं हो पाया तो फिर वीर सिंह देव बुंदेला ने इसको क्या कहते हैं, बनवाया था। वीर सिंह देव बुंदेला ने भी इसको अंतिम चरण में इसको बनवा दिया था। फिर मैंने बता दी स्थिति इसकी ओरछा में है, ये ओरछा, और जिला निवाड़ी बता दिया मैंने। जिला है निवाड़ी, पहले टीकमगढ़ जिला लगता था, निवाड़ी जिला बन गया, फिर निवाड़ी जिले में आने लगा ओरछा। फिर मैंने इसके अंदर के प्रमुख स्मारक बता दिए, जो किले के अंदर प्रमुख स्मारक हैं। देखो शीश महल हो गया, जहांगीर महल हो गया, फूल बाग हो गया, राम मंदिर हो गया, ये सब क्या है इसके अंदर के प्रमुख वो हैं, ठीक है ना, प्रमुख महल हैं। शीश महल, जहांगीर महल प्रमुख स्मारक हैं। तो देखिए राम मंदिर है ना, जो ओरछा का राम राजा सरकार मंदिर है, फेमस मंदिर, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है पुलिस वालों द्वारा। तो वो राम मंदिर भी इसी किले परिसर में आता है, ठीक है ना। तो राम मंदिर के जस्ट लेफ्ट में ये चतुर्भुज मंदिर है, जो मैंने चतुर्भुज मंदिर आपको दिया है आज, वो चतुर्भुज मंदिर भी राम मंदिर के जस्ट बगल में है। और राम मंदिर के राइट साइड में, जैसे आप राम मंदिर के गेट पे खड़े होंगे तो राइट साइड में फूलबाग परिसर है। और जो फूलबाग परिसर है, ये मैंने देखो ये लिखा है फूलबाग, ये बेसिकली गार्डन है, राजा का गार्डन था ये फूलबाग, रॉयल फैमिली का गार्डन था फूलबाग। फूलबाग के अंदर हरदौल, आपने हरदौल का नाम सुना होगा, हरदौल की मनौती, ठीक है ना। हरदौल को आप लोग सुनते हैं, हरदौल की मनौती आप लोग पढ़ते हैं, प्री में आता है हमेशा। हरदौल की मनौती कौन से क्षेत्र में है, बुंदेलखंड में। तो फूलबाग के अंदर हरदौल का मंदिर बना है। ये हरदौल जो है, हरदौल का मंदिर बना है, ये एक लोक देवता है। बेसिकली हरदौल जो थे वो बुंदेला राजवंश से थे, एक राजकुमार थे। इन्होंने जहर पी लिया था। इनके जो भाई थे, इनके भाई ने शक किया था इनके ऊपर, हरदौल के ऊपर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने जहर पी लिया था। तो फिर ये लोग, ये जो हरदौल थे वो लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से
देखना है। तो ये सब चीज़ों को याद रखना है, पीढ़ी के हिसाब से भी फैक्ट है। तो जहांगीर महल जो है, जहांगीर महल, वीर सिंह देव का आपने नाम सुना होगा। एक बुंदेला सरदार की बात होती है, वीर सिंह देव, लूसेंट में भी आप देखोगे वीर सिंह देव। तो वीर सिंह देव भी कौन थे? बुंदेला सरदार थे या बुंदेल राजा थे, यही तो ओरछा के राजवंश से थे। तो जहांगीर के कहने पर उन्होंने, वीर सिंह देव ने अवुल फजल की हत्या कर दी थी, वीर सिंह देव ने, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर जहांगीर इनसे मिलने आए थे, तो फिर वीर सिंह देव ने ओरछा के किले के अंदर जहांगीर महल को बनवाया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, जहांगीर महल को भी आपको याद रखना है। राम मंदिर तो आपको पता ही है, राम मंदिर तो बहुत फेमस है, ओरछा के राम राजा सरकार मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर जो है, चतुर्भुज मंदिर की भी यही कहानी है। चतुर्भुज मंदिर को बेसिकली जो राम मंदिर में जो मूर्ति रखी है भगवान राम की, उसकी मूर्ति के लिए बनवाया गया था चतुर्भुज मंदिर को। लेकिन चतुर्भुज मंदिर के, ठीक है ना, उसकी मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन वो किसी कारणवश राम मंदिर जो है अभी वर्तमान में, वहाँ पर ही बैठ गए थे भगवान। तो ये सब कहानियाँ हैं, लंबी कहानियाँ, मैं आपको किसी दिन और बताऊँगा, चीज़ें आती रहती सामने, लेकिन आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा हो गया था क्या? प्रमुख स्मारक, शीश महल, जहांगीर महल, फूलबाग और राम मंदिर। इसके बाद में ये यहाँ से ये चौथा पॉइंट समझ लो, चौथा नहीं तो मतलब तीसरा पॉइंट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जैसे आपको राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला याद आ गए, आपने स्थिति लिख दी, ओरछा जिला निवाड़ी लिख दी। उसके बाद में आपको ये प्रमुख स्मारक याद नहीं आ रहा है, तो आप लिख सकते हो क्या? बुंदेला स्थापत्य की जानकारी मिलती है। इस किले से क्या मिलती है? बुंदेला स्थापत्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, चौथा पॉइंट है, समझ लो। आपको लिखना 3 ही पॉइंट है, आपको 3 पॉइंट ही लिखना है, 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखना आप। फिर हम देखते हैं मंडला का किला। देखिए मंडला का किला, छोटे छोटे किले भी अब आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारे, ऐसे तो बहुत सारे किले हैं, लेकिन जहाँ तक हमें याद, गोंडवंशी किले, कुछ प्रमुख किले तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो आपको इसमें 2 फैक्ट तो आपको देखिए ध्यान रखनी पड़ेगा। नरेंद्र शाह, पहला था मैंने लिखा, निर्माण इसका नरेंद्र शाह द्वारा कराया गया। स्थान नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, मंडला में स्थित है, ठीक है ना, नर्मदा नदी के किनारे। और फिर मैंने जो तीसरा पॉइंट है, देखिए अपने मन का पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, गोंडकालीन स्थापत्य की जानकारी मिलती है। जो गोंडकालीन स्थापत्य थी उसकी जानकारी मिलती है। मदन महल आता है, जैसे मदन महल आ गया, तो मदन महल को भी आप इस प्रकार लोग, मदन महल यदि पूछते हैं, मदन महल, रानी दुर्गावती का महल था, दुर्गावती का निवास स्थान था मदन महल, जबलपुर में है। निर्माण लिख देना आप, मदन शाह द्वारा कराया गया। स्थान लिख देना आप, जबलपुर में स्थित है, ठीक ना। फिर आप जो लिखते हैं गोंडकालीन स्थापत्य की जानकारी मिलती है उससे। तो इस प्रकार से आप ये गोंडकालीन स्थापत्य जो है ना, इसको कर सकते हैं। बुंदेलाओं से संबंधित कोई भी यदि स्मारक आता है, तो बुंदेलाओं से संबंधित किसी भी स्मारक में आप ले सकते हैं कि बुंदेला स्थापत्य की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए वो, ठीक है। और वैसे भी ये ओरछा का मंदिर तो आप पढ़ते ही होंगे, पहले बुंदेला राजवंश नहीं थे तो ओरछा का मंदिर पढ़ते होंगे, ओरछा दुर्ग पढ़ते होंगे, चतुर्भुज मंदिर पढ़ते होंगे। तो इस प्रकार से आपको करना। चतुर्भुज मंदिर देखिए ओरछा का बहुत फेमस है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना, बहुत लोग देखने आते हैं अब तो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना, चतुर्भुज मंदिर था, तो इसका निर्माण मैंने बता दिया मधुकर शाह ने किया। अब मधुकर शाह भी पूरा नहीं करा पाए थे, वीर सिंह देव का भी इसमें हाथ था, वीर सिंह देव ने भी इसको कराया था, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया स्थिति, इसकी स्थिति लिखी है, स्थिति ओरछा जिला निवाड़ी है, ठीक है ना। और फिर मैंने यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अब जो ये मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, तीसरा पॉइंट मैंने लिख दिया इस प्रकार से। कुछ लोगों ने क्या किया, स्थान को पहले लिख दिया, अब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्थान आपने पहले नंबर पे लिख दिया, मान लो सही है। फिर उसके बाद निर्माण आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद में आप तीसरा फैक्ट डाल दो। तीसरा फैक्ट देखो, मैं अपने मन का फैक्ट डाल रहा हूँ, गोंडकालीन स्थापत्य। कई बार ऐसे किले आपको मिल जाएंगे जिसके बारे में आपको केवल स्थिति पता होगी, शासक पता होगा, लेकिन उसकी कोई विशेषता नहीं होगी। तो उसमें आपको यही रिलेट करना है कि भाई वो कौन से वंश से संबंधित था। तो फिर आप इस प्रकार लिखेंगे गोंडकालीन स्थापत्य की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है ये सब चीज़ें। तो फिर हम देखते हैं कौन सा, तो यह मंदिर विष्णु को समर्पित है, ये हमने देख लिया था चतुर्भुज मंदिर। निर्माण मधुकर शाह द्वारा, स्थिति यहाँ पर है, और यह मंदिर विष्णु। तो एक फैक्ट ये भी है, कोई भी मंदिर आता है, देखो पुरातात्विक मंदिर, कोई भी ऐतिहासिक मंदिर आता है, तो ये याद रखना है उत्तर भारत का वो मंदिर है, ठीक है ना। गुजरात से लेकर उड़ीसा से ऊपर तक मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली। तो ये अपने आप में एक विशेषता, एक अपने आप में पॉइंट है। यदि कुछ याद नहीं आ रहा तो आप इतना तो लिख सकते हैं ना, नागर शैली, आप ये लिख दोगे ना, नागर शैली, ये लिखा नागर शैली, ठीक है ना। तो नागर शैली को आपको याद रखना, आप तीसरे नंबर पर डाल सकते हैं। जैसे आपको निर्माण आ गया इसका याद, मधुकर शाह द्वारा, स्थिति आ गई इसकी याद, अब ये याद नहीं आ रहा भगवान विष्णु को समर्पित है, तो आप लिख सकते हैं ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है। तो जहाँ आपको 3 में से 1.5 पॉइंट मिल रहे होंगे, ठीक है ना, 1.5 नंबर मिल रहे होंगे, वहाँ पर आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें चीज़ों को करना है।
और अपने दिमाग को खुला रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है, चीज़ें वही हैं, बस वो क्या कहते हैं चेंज करके उन्होंने कोर्स में दे दी। फिर हम देखते हैं महाराजा छत्रसाल को, ठीक है ना। महाराजा छत्रसाल के बारे में 5 लाइनों में बताना था, महाराजा छत्रसाल पर टिप्पणी करनी थी। तो देखिए महाराजा छत्रसाल को मैं लिखता हूँ। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बुंदेला वंश से संबंधित एक महान शासक, बुंदेला वंश था, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ओरछा वाले, उन्हीं के क्या कहते हैं उन्हीं के परिवार में एक थे चंपत राय। चंपत राय महाराजा छत्रसाल के पिताजी थे, ठीक है ना। छतरपुर के पास महेवा एक जगह है, महेवा की जागीर मिली थी चंपत राय को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो रिलेट करके मैंने आपको बताया कि रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के वंशज थे ये लोग, छत्रसाल भी थे, महाराजा छत्रसाल जो थे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के वंशज थे। फिर मैंने इनके गुरु को बता दिया, गुरु इनके प्राणनाथ है, बहुत ही फेमस है। प्राणनाथ जी का मंदिर पन्ना में है, आप पढ़ते होंगे, ये प्री का फैक्ट हो गया कि प्राणनाथ जी का मंदिर कहाँ पे, पन्ना में है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्राणनाथ जी कौन से शासक के गुरु थे, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो महाराजा छत्रसाल के गुरु थे प्राणनाथ। राजधानी देखिए इनकी, पहली राजधानी रहती है महेवा, इनकी जागीर रहती है महेवा, पन्ना। और मऊसानिया, मऊसानिया जो थी इनकी सैनिक छावनी थी। मऊसानिया आप कभी देखो, छतरपुर के पास में, जो लोग छतरपुर के हैं उनको पता होगा मऊसानिया सैनिक छावनी। ये जो मैंने लिखा ना, ये आपको महेवा, पन्ना, मऊसा, ये आपको कोई नहीं, मतलब मऊसानिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, महेवा आपको कोई नहीं बताएगा। महेवा इनकी पैतृक जागीर थी जो इनको मिली थी। महेवा के थे महाराजा छत्रसाल, महेवा पास ही में है, छतरपुर से पास में है महेवा। और मऊसानिया इनकी सैनिक छावनी थी। मऊसानिया में अभी भी कई सारी स्मारक बने। मऊसानिया में महाराजा छत्रसाल की क्या है, समाधि है, महाराजा छत्रसाल की समाधि है। महाराजा छत्रसाल की जो रानी थी कमलापति, एक रानी थी कमलापति, ठीक है ना, उनका भी मकबरा वहाँ पे बना हुआ है। महाराजा छत्रसाल का जो घोड़ा था वो, उसका नाम था भले भाई, भले भाई, थोड़ा समझ जाए, भले भाई लिखा है, ये भले भाई। तो उनका घोड़ा था, उसकी समाधि भी वहाँ बनी है, मऊसानिया बनी है, ठीक है ना। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, कई सारी बुक में लिखा होगा कि राजधानी भैया महाराजा छत्रसाल की राजधानी, आपको ओरछा बता रहे होंगे, लेकिन ओरछा उनकी राजधानी नहीं थी। जब वो बहुत बड़ा वो कर लेते हैं, साम्राज्य बना लेते हैं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जगह वो जीत लेते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं अपना पन्ना में। उसके पहले वो क्या करते हैं, महाराणा प्रताप जैसे या शिवाजी जो थे ना, ये लोग क्या करते थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे। ये लोग छुप के बैठते थे और फिर गोरिल्ला युद्ध में ये लोग माहिर थे, एकदम से निकलते थे, मुगल सेना को लूटते थे। तो यही शुरुआत ये यहीं से करते हैं। तो महाराजा छत्रसाल के बारे में टिप्पणी लिखनी थी, मैं बीच में आपको बताता इसलिए जाता हूँ कि आपका थोड़ा बहुत जो फैक्ट हैं, जो गलत कहीं और लिखे हैं, वो आपको क्लियर हो जाएँ। तो फिर हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बुंदेला वंश के से संबंधित एक महान शासक, इनके गुरु थे प्राणनाथ। राजधानी इनकी महेवा में है, महेवा, पन्ना और मऊसानिया इनकी सैनिक छावनी। पिता मैंने बता दिया चंपत राय थे। जानकारी स्रोत, अब छत्रसाल के बारे में जानकारी मिलती है, कवि भूषण थे, भूषण, आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। भूषण ने छत्रसाल दशक लिखी है, छत्रसाल दशक से महाराजा छत्रसाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। फिर राजनीतिक उपलब्धियाँ मैंने थोड़ी सी लिख दी, देखो इनकी मैंने क्या लिख दिया, बुंदेलखंड में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना, एक स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की स्थापना कर ली थी बहुत बड़े औरंगजेब के समय। राजा की पदवी प्राप्त की, औरंगजेब ने फिर बाद में राजा की पदवी दी थी इनको। फिर मुगल शासक औरंगजेब की सेना से युद्ध भी किया, कई जगह पे इन्होंने युद्ध किया, मुगल शासक औरंगजेब की सेना से कई जगह पे युद्ध किया। क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर राजनीतिक उपलब्धि नहीं लिख रहे, उसमें लिखा था महाराजा छत्रसाल पर टिप्पणी लिखो, तो महाराजा छत्रसाल पर टिप्पणी लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक उपलब्धियों में हम लोगों ने 3 पॉइंट ही डाले, ठीक है। अब देखिए आपको ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं जो नीचे की लाइन आपको बताने जा रहा हूँ, ये बुंदेलखंड में बहुत फेमस लाइन है, आपको ये जो लिखी है ना, ये जब कभी भी महाराजा छत्रसाल 11 मार्कर में आएंगे, जो लोग हमारे नोट्स परचेस कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, पूरी तरीके से उसमें महाराजा छत्रसाल को बताएगा, बुंदेल वंश को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बताएगा। यदि महाराजा छत्रसाल 11 मार्कर में आते हैं, ठीक है ना, तो 11 मार्कर में आपको इन पंक्तियों को जरूर डालना है। ये जो पंक्तियाँ हैं, ये महाराजा छत्रसाल की क्या के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। और इन पंक्तियों से, जो भूषण ने लिखी हैं पंक्तियाँ, तो इन पंक्तियों से महाराजा छत्रसाल की जो वो था ना, क्या बोलते, साम्राज्य था, साम्राज्य का विस्तार था, उसके बारे में पता चलता है। बहुत ही सरल चीज़ है ये, आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, आप ध्यान से पढ़ लोगे। और यदि आप इसको 11 मार्कर क्वेश्चन में डालोगे, ये 5 मार्कर में नहीं लिखना, ये 5 मार्कर में नहीं लिखना था, ये मैंने 11 मार्कर के लिए आपको लिखाया है, ठीक है ना, 11 मार्कर के लिए। इन पंक्तियों को यदि आप डाल दोगे 11 मार्कर में तो मज़ा आ जाएगा, मतलब, ठीक है ना, अच्छा मतलब नंबर मिल जाएंगे आपको। तो देखिए, इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल को
लटन लिखा है ना, लटन, यहाँ पर लरन कर लेना, लरन, लरन है, लरन। लरन को बोलते लड़ाई, बुंदेलखंड में लड़ाई बोलते लरन को। रही ना काऊ को होश, तो रही ना काऊ का होश का मतलब है कि भाई किसी में दम नहीं रह गई थी कि 36 साल से लड़ ले। और ये बताएगी ना पहली लाइन ऊपर, इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, ये सब जो नदियाँ हैं ये देखो आप, बता रहे एमपी का मैप देखो आप, एमपी का मैप कैसे होता है, एमपी का मैप इस प्रकार से बना होता है, ये एमपी का मैप है। मैं रफ ऐसी मैप बना रहा हूँ पूरा समझाने के लिए, ये एमपी का मैप है इस प्रकार से। ये देखो ये नर्मदा नदी गई, ये गई नर्मदा नदी, ये यहाँ से गई है, ये यहाँ से चंबल नदी गई है, चंबल गई। यहाँ कहीं ये देखो यमुना है, यहाँ से यमुना निकलती, चंबल यमुना में मिलती है आगे जाके इटावा के पास में। और यहाँ कहीं पे ये टोंस नदी है, टोंस, ठीक है ना। यहाँ पे ये छतरपुर है, ये है छतरपुर, तो ये टोंस है, टोंस नदी है। तो देखो इस पंक्तियों में यही बताया गया कि इत नर्मदा मतलब नर्मदा नदी ये है, उत चंबल, ठीक है ना, सॉरी इत यमुना, तो यमुना नदी ये है, उत नर्मदा ये नर्मदा नदी है। उत्तर और दक्षिणी सीमा बता दी छत्तीसगढ़ के राज्य की। और ये बता दिया देखो इत चंबल, ये चंबल नदी है। और ये क्या बता दिया, उत टोंस, ये टोंस नदी है, ठीक है ना। तो 36 साल से लड़न की रहू ना कई को होश, तो इतना बड़ा इनका साम्राज्य था। तो ये आप डाल दोगे तो 11 मार्क में बहुत अच्छा होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, कई लोग देखो जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, मान लो टेस्ट सीरीज भी आप नहीं दे रहे हैं मान लो, या आप किसी कारणवश किसी दिन नहीं लिख पाते, तो देखो इन वीडियोज़ को, जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ना आपके लिए, ये मॉडल आंसर के, इनको ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। प्री का भी आपकी काफ़ी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो यदि आप ये 11 मार्क में डाल दोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर, ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हैं टेस्ट सीरीज में उनको भी बता दूं कि देखो जो 5 से 6 लाइनों में करना है, हमें 5 से 6 लाइनों में करना है। आयोग में लिखा है 5 से 6 लाइन, ठीक है ना, 5 से 6 लाइन लिखी है आयोग में। तो हमें कम से कम 7-8 लाइन में अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 से 6 लाइन हम बाद में कर लेंगे। फिर हम देखते हैं रानी दुर्गावती को सबने पढ़ा है, गोंडवंश नहीं डला था कोर्स में, उसके पहले भी रानी दुर्गावती को हम पढ़ते थे। रानी दुर्गावती के और आसफ खां के मध्य जो संघर्ष हुआ था, अकबर का अंतिम अभियान जो था ना वो रानी दुर्गावती के खिलाफ था गोंडवाना में, आसफ खां ने नेतृत्व किया था उसका, ठीक ना, मुगल सेनापति था आसफ खां। तो ये मध्य प्रदेश के गोंडवंश से संबंधित एक प्रमुख शासिका थी। अब मैंने कहा था उपलब्धि बतानी थी इनकी, तो इनकी उपलब्धि होती है पति की मृत्यु और राज्य संचालन करती है, पति इनकी मृत्यु हो जाती है और राज्य संचालन करती है। उसके बाद मालवा के शासक बाज बहादुर पराजित, बाज बहादुर ने अफगान राज्य की स्थापना की थी मालवा में। बाज बहादुर रूपमती की कहानियाँ बहुत फेमस हैं मांडू में, ठीक है ना। तो उनको भी हराती हैं। रीवा के शासक जो थे उनको भी हराती हैं। वो अपने राज्य में कुएं, तालाब, बावड़ी का निर्माण कराती हैं। देखो ये जो पॉइंट है कुएं, ठीक है ना, कुएं, ये पॉइंट दिया हुआ ना ये, ठीक है, कुएं, तालाब, बावड़ी का निर्माण। उपलब्धि में आप जो किसी भी शासक को जोड़ सकते हैं, भाई कोई भी शासक होगा अच्छा शासक, उसकी उपलब्धि पूछी जाए तो भाई वो कुएं, तालाब, बावड़ी का निर्माण तो कराएगा ही ना। अपने यहाँ पे बावड़ी चलती थी पहले, तालाब का भी निर्माण कराते थे बड़े बड़े, कुएं भी चलते थे। तो आपको इस प्रकार से करना है, ये कुछ चीज़ें आपको देखना है। अब रानी दुर्गावती के शासनकाल को स्वर्णयुग भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब अकबर इन्वेड करता है दुर्गावती के साम्राज्य को, तब दुर्गावती आसफ खां से हार जाती है। तो आपको ये इसमें, क्योंकि अब उपलब्धि पूछी गई क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उपलब्धि पूछी गई, तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं लिखना आसिफ खां से पराजित, आपको ये लिख देना है मुगल सेनापति आसिफ खां से संघर्ष, जिनकी एक उपलब्धियों में गिन लिया जाएगा। और यहाँ पे उपलब्धियों में आपको ये नहीं लिखना है कि आसिफ खां से पराजित, आपको ये लिखना है कि मुगल सेनापति आसिफ खां से संघर्ष। और ये रानी दुर्गावती कंप्लीट हो गई, ये देखिए 5 से 6 लाइन आप इसी तरीके से कर सकते हैं। यदि कई लोग क्या होता है कि ऐसे ना लिखने के अलावा कुछ ऐसे चित्र बना के भी लिखते हैं, मैं देखता हूँ कॉपी में, अच्छा कर रहे हैं वो, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और जहाँ गलती लगेगी मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा कि भाई ऐसे नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें करना है। अब आप इसको लिखोगे तो आपको 5 से 6 लाइन आपकी कब की निकल गई होंगी इतना पूरे में, तो 7 से 8 लाइन आपको करना है, ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था 11 मार्कर का, गोंडवंश को समझाना था। गोंडवंश में पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन जो लोग नए जो जुड़े हैं उनके लिए देना जरूरी था गोंडवंश, ठीक है ना। गोंडवंश को इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, तो गोंडवंश को किस प्रकार से लिखना है फिर मैं बताता हूँ। तो मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रमुख राजवंश, मैंने इंट्रो लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा सामान्य परिचय, कभी भी
आपको मेंस में कभी ऐसा नहीं लिखना सामान्य परिचय या परिचय या निष्कर्ष, ये सब डालना नहीं। ये आपको, ये कहीं निष्कर्ष लिखा रहता है तो ये आपको समझाने के लिए कि भाई ये जो 2 लाइनें लिखी ये मैंने निष्कर्ष लिखी हैं, आपको समझाने के लिए उसमें डालता हूँ मैं। आपको कहीं पे भी ये नहीं लिखना भैया प्रस्तावना या भाई सामान्य परिचय, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक सीधी लाइन लिखोगे, मध्य प्रदेश संबंधित एक प्रमुख राजवंश गोंड वंश। इसकी भौगोलिक स्थिति को आपको बताया ना, भौगोलिक स्थिति, यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य स्थित था। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से जबलपुर तक था। पहले शुरुआत इसकी यहीं से होती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ना, मंडला अंडला वाला क्षेत्र, यहाँ से ये शुरुआत करते हैं गोंडवाना वंश की। उसके बाद में आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश, सागर हो चाहे भोपाल हो, भोपाल हमने सुना होगा रानी कमलापति का पैलेस है, रानी कमलापति का पैलेस। कोई गोंड राजा थे, उनको हरा के क्या कहते, जो ठीक है दोस्त मोहम्मद खान थे ना, उन्होंने क्या कहते भोपाल राज्य की स्थापना की थी बाद में। तो क्या कहते अफगान सरदार थे दोस्त मोहम्मद खान, तो उन्होंने फिर रचना की थी। तो इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो एरिया थे, पन्ना भी कभी गोंडों के अधीन था, छतरपुर में भी गोंड राजा थे, ठीक है ना, तो गोंड राजा थे। और ये गोंड राजा थे ना, ये गोंड वंश, ये गोंड जनजाति ही है, जो ये गोंड जनजाति है, गोंड ट्राइब पढ़ते हैं ना आप, ये वही हैं। ये गोंड ट्राइब में, ये गोंड ट्राइब 2 प्रकार की थी, राजगोंड और धुरगोंड। ये राजगोंड थे जो राजा की तरह थे, तो ये बहुत ही गौरवशाली वो है जनजाति है ये। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दिया कि आप कन्फ्यूज नहीं हो। और जगह जगह आप कहीं पर भी देखोगे, सागर देख लो आप, सागर में भी गोंड राजा थे, ठीक है। आप रीवा सतना में भी थे, और यहाँ तो थे ही, मंडला में थे, रामगढ़ में थे, जबलपुर में थे, ठीक है, सब जगह साधन थे, भोपाल तक थे, सीहोर में भी थे। तो आपको पुराने काल में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थे ये। तो इस प्रकार से आपको देखना है, ठीक है ना। फिर मैंने ये बता दिया, आप चाहो तो यहाँ पे एक ऐसा मैप डाल दो, ऐसा छोटा सा मैप बना के। ये देखो इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ ये मैप, फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा कुछ गलती सा लगे तो आप थोड़ा बता दीजिएगा। ये मैप बन गया। ये जबलपुर वाला एरिया ना इतना, यहाँ पर लिख देना गोंड वंश, जो हो जाएगा गोंड वंश। यहाँ पर आप ऐसे बता सकते हैं गोंड वंश, गोंड वंश, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ये मैप भी डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं बताता हूँ संस्थापक इसके कौन थे। तो हृदय शाल के समय उत्कीर्ण रामनगर अभिलेख, रामनगर अभिलेख था, हृदय शाह है यहाँ पर, हृदय शाल लिखा है। जो रामनगर में एक अभिलेख मिला है, मोती महल है, मोती महल से रामनगर में एक अभिलेख मिला है। उससे पता चलता है कि इस वंश की स्थापना यादव राय, यदु राय ने 664 ईस्वी में की थी। 664 ईस्वी में इन लोगों ने उसकी रचना की थी, यादव राय ने की थी। फिर हम देख लेते हैं प्रमुख शासक। फिर हमें गोंड वंश के प्रमुख शासकों को बता देना। देखो संग्राम शाह, दलपत शाह, संग्राम शाह के बाद संग्राम शाह ने 52 गढ़ों की स्थापना की थी। थोड़ा थोड़ा बता देना इनके बारे में। रानी दुर्गावती, इनके शासनकाल को स्वर्ण बोलता है, थोड़ा थोड़ा बता दिया मैंने। वीर नारायण रानी दुर्गावती का पुत्र, शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह, 1857 क्रांति में योगदान रहा है इनका। अब हमने वंश बता दिया, वंश में मैंने ये सब चीज़ें चालू कर दी। गोंडवाना वंश को हम पढ़ रहे हैं। गोंडवाना वंश के हम कुछ स्थापत्य को बता देंगे बाद में। ये मैंने इसके सारे शासक लिख लिया, अब हम बताते हैं कुछ स्थापत्य के। इन दोनों स्थापत्य देखो, मदन महल जबलपुर, निर्माण मदन शाह ने किया। मंडला किला, निर्माण इसका नरेंद्र शाह ने किया। मोती महल रामनगर में, निर्माण इसका हृदय शाह ने किया। और सिंगौरगढ़ दमोह में, निर्माण इसका संग्राम शाह ने किया, ठीक है ना। किला है सिंगौरगढ़ का, निर्माण संग्राम शाह ने किया। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। तो ये आपके स्थापत्य हुए। कुछ स्थापत्य लिख देंगे, बहुत सारे हैं, आप ये लिख दें। तो प्रशासन की बात करते हैं, तो प्रशासन में आपको सर्वोच्च राजा था, ठीक है ना। प्रांत 52 गढ़ों में विभक्त था, 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों में विभक्त रहता था। गढ़ ग्राम में था, ग्राम का मुखिया अधिकारी मुकद्दम होता था। तो मुकद्दम जो टर्म है वो कई जगह मिलेगी आपको, कई जगह मिलेगी मुकद्दम। मुगल काल में भी मुकद्दम मिलती है, ठीक है ना। तो मुकद्दम बोलते थे ग्राम के मुखिया को। फिर यह झगड़े आदि निपटाने का काम करता था। ये सब चीज़ें वो ग्राम का मुखिया था, मुकद्दम, और झगड़े आदि निपटाने का कार्य करता था। इस प्रकार से आपको लिख देना थोड़ा सा प्रशासन के बारे में। थोड़ा सा लिख देना आपको समाज व्यवस्था। ये अपनी रीति रिवाज के प्रति कट्टर होते थे। इनके समाज 2 वर्गों में बटा था। 2 समाज मैंने ऊपर बताया था, 2 वर्गों में बटा था। ये गौंड जनजाति ही है, ये राजगौंड, ये भूस्वामी होते थे। धुरगौंड ये साधारण वर्ग था, ठीक है। प्रमुख देवता इनके बूढ़ा देवते, विवाह प्रथा, दूध लौटावा जो प्रथा होती है ना विवाह की, वो भी इनमें प्रचलित थी। दूध लौटा प्रथा जनरली सभी में होती है, सभी जनजातियों में। फिर हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति।
तो इस काल में महिलाओं की स्थिति उच्च थी, स्त्रियां गुदना गुदवाती थीं और गहनों के शौकीन थी, गहनों की शौकीन थी। अब रानी दुर्गावती जैसी, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो भाई महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी होगी ना, उच्च स्थिति होगी, राज्य में विरोध नहीं होगा। रानी दुर्गावती रानी बन गई, उनका विरोध नहीं हुआ। जैसे रजिया सुल्तान का विरोध हुआ था दिल्ली सल्तनत में, आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ी होगी। तो रजिया सुल्तान जब बनती है तो भाई लोगों को बुरा लगता है कि भाई एक स्त्री कैसे हमारे ऊपर शासन कर रही, ठीक है ना। तो जैसे रानी दुर्गावती रानी बनती हैं, ठीक है ना, तो भाई किसी ने विरोध नहीं किया, तो हम समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी। कृषि, भाई आदिवासी कृषि कहते हैं जूम कृषि। जूम कृषि जो होती है, जूम कृषि में क्या करते हैं, एक जगह के पेड़ काटते हैं, वहाँ कृषि करते हैं, फिर वहाँ पे ऐसी फसल हो जाती है, फिर वहाँ पे छोड़ के फिर दूसरी जगह के पेड़ काटते हैं, उसको बोलते हैं झूम कृषि। तो मृदा अपरदन का एक बहुत बड़ा कारण है झूम कृषि। तो झूम कृषि करते थे। कर कर बता दिया मैंने थोड़ा सा कि भाई कोई विशेष प्रकार का कर नहीं था, फिर भी राजा को उपहार स्वरूप कर के रूप में स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रचलन था। कर के रूप में स्वर्ण मुद्राएं देते थे राजा को। अंतिम संस्कार बता दिया मैंने थोड़ा सा, आप चाहो तो इस लाइन को ना लिखो या लिख सकते हैं आप, अंतिम संस्कार बता दें। तो अंतिम संस्कार की प्रथा भी थी। अंतिम संस्कार के समय खौल पाटा गाते थे। खौल पाटा एक गीत है, अंतिम संस्कार के समय गौंड जनजाति गाती है अभी भी, तो खौल पाटा गाते थे। फिर मैंने क्या किया, लास्ट में एक निष्कर्ष लिख देना है हमें, गौंड वंश का लास्ट में एक क्या लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है। तो फिर हम लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गौंड वंश समृद्धशाली वंश था, जिससे संबंधित शासकों ने मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शासन किया। हमने गौंड वंश के शासक देख लिया, हमने गौंड वंश का स्थापत्य देख लिया, गौंड वंश का समाज देख लिया, ठीक है ना। तो इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गौंड वंश समृद्धशाली वंश था, जिससे संबंधित शासकों ने मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शासन किया। तो इस तरीके से हमें करना था, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, आज की हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। तो मैंने आपको जो जो समझाया आप देख सकते हैं इस तरीके से। कुछ समझ में नहीं आता है ग्रुप में पर्सनल कमेंट कर दें। और बाकी महाराजा छत्रसाल को जो हम लोग पढ़ते हैं, महाराजा छत्रसाल को जब बुंदेला वंश पढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब बुंदेला वंश जो लोग हमारे नोट्स या मेरी जब मैं क्लास लूँगा तो उसमें बहुत अच्छे समझाऊंगा बुंदेला वंश को, ये सब चीज़ें देखना है, ठीक है ना। तो ये सब कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया क्या कहते हैं, बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखी होगी आपने, मस्तानी बाई का महल कहाँ था। तो मस्तानी बाई तो महाराजा छत्रसाल की पुत्री थी मस्तानी बाई, और मस्तानी बाई का महल भी मऊसानिया में बना हुआ है, ठीक है ना। मऊसानिया बना रहा था, मऊसानिया मैंने बताई थी आपको, ये सैनिक छावनी थी मऊसानिया, छतरपुर जिले में मऊसानिया एक ग्राम है। तो इस प्रकार से आपको करना है ये सब चीज़ें, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, और धन्यवाद।